हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनेमिक स्टडी। और ये हमारा EVS 20 सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। और यूनिट 2 बेसिकली जो है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिकॉज सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। स्टडी ऑफ द सोर्सेस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती क्या है? ये होती है स्टडी ऑफ द सोर्सेस, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड fates of chemical species। क्या fates of chemical species in the air, soil and water, environment and the effect of human activity on इस पे these is called environmental chemistry। यानी ह्यूमन एक्टिविटी का एयर, सॉइल और वाटर पे इम्पैक्ट और इनके सोर्सेस, रिएक्शन और ट्रांसपोर्ट और फेट ऑफ केमिकल स्पीसीज की ही स्टडी को क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है कॉन्सेप्ट दैट इज़ नोन एज स्टोकियोमेट्री। आप इन्वायरमेंटल यानी आप केमिस्ट्री में देखोगे अगर तो उसमें रिएक्शंस दिखेंगे आपको, क्योंकि उसके पीछे की आपकी केमिकल फिनोमेना, केमिकल रिएक्शन और उसके प्रोसेस को ही देखा जाता है। स्टोकियोमेट्री बताती है कि आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। तो आप देखोगे कि मीथेन और ऑक्सीजन के एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल H2O का बना रहे हैं। बट क्या ये बैलेंस है? अब देखो मीथेन में 4 हाइड्रोजन है बट उसके प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन यानी H2O है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपका 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जैसी बैलेंस फॉर्म में हो जाएंगे दोनों तरफ के रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों इक्वल फॉर्म में होंगे। यानी स्टोकियोमेट्री इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सो दैट द सेम नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स अपीयर ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सब्सिक्वेंट calculation which can be used to determine the amount of each compound involved is known as स्टोकियोमेट्री। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है स्टोकियोमेट्री, आपका जो यूज़ होती है वो होती है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड में। देखो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जिस तरीके से क्या कहते हैं ऑक्सीजन की डिमांड होती है वाटर में, आप देखोगे चाहे वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन हो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, तो उसी तरीके से थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जिसको हम स्टोकियोमेट्री प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं। इसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में ही देखो जो स्क्वायर बना हुआ है, द BOD विल बी सम वाट लेस देन द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD विल बी सम वाट लेस देन द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द ओरिजिनल कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ बैक्टीरियल सेल। सम ऑफ द ओरिजिनल कार्बन is incorporated into a bacterial cell tissues rather than being oxidized to a carbon dioxide। कुछ जो होंगे उसके पार्ट वो सेल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मोल भी होता है। देखो मोल अक्सर यूज़ करोगे, 2 मोल 3 मोल ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं ऐसी चीज़ें? बिकॉज अगर आप मास फॉर्म में लोगे तो हर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि मॉलिकुलर वेट और मास दोनों का सब हर एटम का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप 1 मोल या 2 मोल की बात करोगे तो हाँ आपको ये वो एक कैलकुलेटेड फॉर्म में रहेगा कि हाँ ये फिक्स है। 1 मोल आप कार्बन डाइऑक्साइड या 1 मोल आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ वो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है और उसका जो 1 मोल होगा वही होगा जितना बाकी चीज़ों का होता है, बाकी कंपाउंड्स का होगा। क्योंकि मास और मॉलिक्यूलर वेट ये सारी चीज़ें जो निकलेंगी मोल की वो होंगी मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए हमेशा मोल्स के ही यूज़ किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस में। फिर आपका होता है एंथैल्पी इन अ केमिकल सिस्टम। एंथैल्पी आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, एंथैल्पी यानी हीट। अब एंथैल्पी इन अ केमिकल सिस्टम, U1 एक इंटरनल एनर्जी हो गया आपका स्टार्टिंग का, U2 लास्ट का हो गया और Q आपका हो गया कि आप जब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो ड्यूरिंग रिएक्शन, और W आप हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये आपका एंथैल्पी इन केमिकल सिस्टम प्रोसेस का इक्वेशन फॉर्म में होता है। फिर आप देखोगे इफ़ द पिस्टन, आप इमेज में देखिए, इफ़ द पिस्टन मूव अ डिस्टेंस d, एक डिस्टेंस d उसने ट्रेवल किया, देन सिंस वर्क इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू अ डिस्टेंस, यानी W इक्वल टू FT।
एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू डी। फिर पी को हम दो वॉल्यूम में उसके चेंज करेंगे, क्या कहते हैं कि आपका एरिया जो होगा वो वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 1 की तरफ मूव कर रहा है, यानी जो फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी। इसी तरीके से आप फाइनली जो कैलकुलेशन आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा H इज इक्वल टू, यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस वी, यानी H2 से H1 की तरफ जो होगा, यानी उसको अब डेल्टा H भी बोला जा सकता है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी कॉन्स्टेंट कर दो और डेल्टा V, ये आपका इक्वेशन बनता है H इज इक्वल टू U प्लस वी, वेयर क्या है कि डेल्टा इज अ पॉजिटिव, H इज अ पॉजिटिव, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी अ एंडोथर्मिक। व्हेन इज डेल्टा H, यानी एंथैल्पी H2 से H1 की तरफ जब जाएगा तभी उसको डेल्टा H के फॉर्म में करता है। डेल्टा मीन्स वो चेंज को शो करता है। नेगेटिव हीट इज लिबरेटेड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ पॉइंट्स देखो, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। फिर क्या है, हायर हीटिंग वैल्यू। द हायर हीटिंग वैल्यू इंक्लूड्स द हीट रिलीज व्हेन वाटर कंडेंस टू अ लिक्विड फॉर्म। द HHV is also known as the gross heat combustion. फिर lower heating value or net heat of combustion is based on the heat of reaction when a water is assumed to remain in the vapor state. कुछ पार्ट वेपर स्टेट में रह जाते हों तो वो लोअर हीटिंग वैल्यू की कैटेगरी में आती है, यानी नेट। नेक्स्ट वन इज ए केमिकल इक्विलिब्रिया। Chemical equilibrium means when the rate of reaction are the same, that is the product are being formed on the right at the same rate as they are being formed on the left. Same चीज, that is the product are being formed on the right, product at the right side में जो product बनेगा आपका at the same rate as they being formed on the left, same rate. The reaction is said to have reached equilibrium. ये कहा जाएगा कि ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम की को पहुंच गया या पहुंच चुका है। Kc इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो आपके मान लो हो गए रिएक्टेंट A और B और उसका प्रोडक्ट है C और D, तो हम उसको किस एक्सप्रेशन में लिखेंगे? बड़ा ब्रैकेट जो आपका दिख रहा है, बिग ब्रैकेट, दैट इज अ कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन डिनोट करता है। कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ D, दोनों प्रोडक्ट हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, कुछ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कोशेंट QC, रिएक्शन कोशेंट QC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K and Gibbs free energy, that is the most important. If the value of delta G is a negative, then the reaction will be spontaneous, okay, and it will be a proceed in the direction toward product, forward reaction, sorry. If the value of delta G is a positive, then the reaction will not be as spontaneous and we always proceed in the direction from product to reactant, means backward. If the value of delta G is a 0, तब तो बहुत अच्छी बात है, then the reaction will be equilibrium stage, यही होगी। That is the concentration of reactant and product will be equilibrium and the reaction will be not proceed towards either of the forward और reverse reaction. फिर इसको देखो केमिकल काइनेटिक के रिएक्शन रेट के बेस पे अगर आप देखोगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस RT इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोशिएंट रिएक्शंस कांस्टेंट यानी QC। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैचिंग कर लिए कि डेल्टा G इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सी चीज़ें किस बेसिस पे मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे जो डेल G 0 है वो है स्टैंडर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इट्स वैल्यू ऑफ गिब्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस। फिर एसिड बेस रिएक्शन, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और pH की वैल्यू भी कभी कभी पूछी जाती है।
तो एसिड बेस रिएक्शन यानी एसिड हो गया आपका H प्लस, बेसिड हो गया आपका OH माइनस। तो अगर आपका इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। फिर आप इसको लिख सकते हैं H प्लस OH और K की जगह आप KW इज़ अ कांस्टेंट, वेयर आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻14 एट अ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका एक एक्सप्रेशन बनता है, ये आपका एक फार्मूला बनता है, यानी KW इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। H प्लस आपका कभी कभी दे दिया जाता है या OH दे दिया जाता है, इसमें आपको KW कांस्टेंट निकालना होता है। pH क्या होता है? pH इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोमियम कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। फिर आप H प्लस कंसंट्रेशन को लिख सकते हो 10 माइनस pH, इससे आपको H प्लस दिया होगा तो pH निकाल सकते हो, pH दिया होगा तो H प्लस निकाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका स्केल है। 7 जो होगा डिस्टिल वाटर का 0 यानी न्यूट्रल, H प्लस के फॉर्म में 10 माइनस 7। प्योर रेन का जो होता है वो 5.6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन 8.5, यानी आप 7 से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, 7 से कम वैल्यू होगी तो एसिड और ज़्यादा होगी तो बेस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा है आपका A और B दो पार्ट, अब उसकी जो पावर होगी यानी दो मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स A प्रोडक्ट के 1 नंबर के या 2 नंबर हो गए B के B, तो उसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ A पावर B A और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B इक्वल टू KSP। KSP मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ वाटर, व्हेन air comes in a contact with water, some of it dissolve into a water, different constituent of air dissolve to different degree and in amount that vary with the temperature and water purity. Okay, the behavior of gases in a contact with water was reported by W. Henry in England, यानी हेनरी लॉ जो आया, गैस इज इक्वल टू KH। KH मीन्स हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैसियस सॉल्यूट, यानी P इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P इज इक्वल टू KH। KH मीन्स हेनरी कांस्टेंट इनटू X, वेयर KH है हेनरी कांस्टेंट। ये होता है, ये आपका हेनरी कांस्टेंट, इससे भी लॉ आता है। और सॉल्युबिलिटी गैसेस में आप इसको कैलकुलेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू भी दी हुई है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, इन सब की वैल्यू दी हुई है। आप चाहें तो मेमोराइज कर सकते हो, कभी कभी पूछता है। फिर आता है आपका एक कुछ पॉइंट्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, एक पॉइंट उसी जस्ट टेबल के नीचे देखोगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इज अ लोअर विथ हायर वैल्यू ऑफ KH। ये चीज़ याद रखना, द KH वैल्यू इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, विच मीन द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, KH बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी घटेगी ऑफ गैसियस सॉल्यूट की। कार्बोनेट सिस्टम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड बेस सिस्टम इन अ नेचुरल वाटर, इट्स लार्जली कंट्रोल pH। ये pH को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनेट आयन, इसको हेट्रोजीनस रिएक्शन बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्म होता है, बिकॉज ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ये 2 स्टेप्स में होते हैं। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म का KH इंटू Eg, ये आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट में देख सकते हैं। कार्बोनिक एसिड इज अ डाईप्रोटिक एसिड विच कैन लूज 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस। द फर्स्ट प्रोटॉन इज रिलीज व्हेन इट आयोनाइज टू फॉर्म बाइकार्बोनेट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O
क्या बनाया आपका बाइकार्बोनेट H2CO3 H प्लस SCO3 फिर डिसोसिएट होकर क्या बना है आपका कार्बोनेट आयन। ओके, ये आपका इसमें फिगर में देखोगे तो आपको मिलेगा A1 और A2। A1 आपका बाइकार्बोनेट और दूसरा कार्बोनेट फॉर्म में दिया हुआ है, और किस तरीके से वो जो नीचे दी हुई है pH उसको रेगुलेट करते हैं, pH किस तरीके से वेरी कर रहा है वो सिंपली फॉर्म में उसमें दिख रहा है। A1 अल्फ़ा 1 यानी और अल्फ़ा 2 आप देखेंगे तो द थर्ड जो अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोटोकेमिकल स्मॉग एंड ओजोन। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, स्मॉग यानी जो बनता है आपका वो थोड़ा बहुत वाटर वेपर और स्मॉग के फॉर्मेशन से बनता है, यानी फॉग के फॉर्मेशन से, स्मोक प्लस फॉग यानी स्मॉग। VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सिंपल फॉर्म में अगर आप लिखोगे कि किस तरीके से बनता है तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लो, नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन सब के फॉर्म से जो लास्ट में बनता है NO2 जो भी ले लो, नॉक्स इसलिए यहाँ पे लिखा गया, प्लस सनलाइट क्योंकि फोटोकेमिकल है तो सनलाइट की नीड है, क्या बनाएगा आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। ये सिंपल इक्वेशन है बट इसके पीछे की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब उतनी लेवल की केमिस्ट्री तो डिस्कस नहीं हो पाएगी लेकिन हाँ करेंगे। फर्स्ट N2 और O2 2NO नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं आपके, 2NO प्लस O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं आपके दो मॉलिक्यूल्स। इफ द सनलाइट इज अवेलेबल अ फोटॉन विद द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन डिकम्पोज NO2 इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलिसिस, यानी NO2 का फोटोलिसिस होगा अगर उसको अप्रोप्रिएट सनलाइट मिल गई तो, यानी NO2 डिसोसिएट हो जाएगा NO प्लस O में, वेयर HB यानी HB रिप्रेजेंट द फोटॉन विथ अ वेवलेंथ लेस देन 0.39 माइक्रोमीटर mm, उसको अपना समझिए, उसको माइक्रोमीटर है, वो माइक्रो का सिंबल नहीं बन पाया, माइक्रोमीटर यानी 390 नैनोमीटर। The freed atomic oxygen can then combine with the diatomic oxygen to form ozone. O plus O2 plus M gives ozone, आपका ओजोन का फॉर्मेशन हो गया plus M, where M represent a molecule usually oxygen or nitrogen since they are most abundant in a air. M represent the molecule who represents in necessity to absorb excess energy, क्योंकि M जो होता है excess energy को absorb करता है in the reaction formation में। Without M, the ozone would have too much energy to stable, and it would dissociate back to O and O2. Ozone plus NO gives NO2 plus O. अब देखो क्या होता है, ओजोन का NO का फॉर्मेशन और Na2 का फॉर्मेशन और ओजोन का फॉर्मेशन डेली बेसिस पे सिटी में किस तरीके से होता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आप इमेज में देखो, concentration would rise as early morning traffic emit its load of NO का concentration मॉर्निंग में बढ़ रहा है यानी नाइट्रिक से, then as the morning progresses we would expect to see drop in a NO, जैसे जैसे आप मॉर्निंग बढ़ेगी मतलब धीरे धीरे दोपहर की तरफ बढ़ेगी उसी तरीके से NO का ड्रॉप कम होगा, कंसनट्रेशन कम होगा, ड्रॉप डाउन होगा और NO2 का कंसनट्रेशन बढ़ेगा as the NO gets converted to NO2. ओके, as the sun intensity increases towards noon, दोपहर की तरफ, then rate of photolysis of NO2 जैसा आपने बगल में देखा 0.39 माइक्रोमीटर increases, thus NO2 begins to drop while O3 यानी ओजोन rises. Ozone is so effective in its reaction with NO that as long as there is a ozone present, ओके, दोपहर में ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। NO concentration do not rises through the rest of the afternoon even though there may be a new emission, अगर यहाँ पे न्यू इमिशन भी हो रहा है तो भी इससे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, वो कम ही है। The nitrogen dioxide photolytic cycle help provide an explanation for the sequence NO and NO2 to O3 यानी ओजोन observable in a both laboratory smoke chamber and in the cities as a लॉस एंजल्स। अब यहाँ पे फिगर 6 तो है नहीं तो घबराओ मत, मैंने इसको जिस बुक से लिया है उसमें ये मेंशन किया हुआ था, आप उसको ऊपर वाले को फिगर 6, लॉस एंजलिस तो यहाँ पे नहीं है,
आप समझो, उसी फिगर को देखो, उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बेहतर तरीके से। अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन हाउ एवर स्मॉगी डेज, इफ ओनली द नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोलिटिक साइकिल इज इन्वॉल्व, ओजोन कैन नॉट एक्यूमुलेट इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी to explain actual measured data. By introducing certain types of hydrocarbon into a cycle, however, the balance of production and destruction of ozone can be upset, which allow more ozone accumulate, closing to the gap between theoretical and actual level. Most important point. लेकिन आप जानो कि कब घटता है कब बढ़ता है। अब इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, किसमें, पैन फॉर्मेशन की तरफ बनाते हैं। चलो देखते हैं। देखो, इसके लिए आपको फ्री रेडिकल्स चाहिए। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर यानी विषम, means that one electron is not being used as a bonding electron to the other atom. फ्री रेडिकल्स टेंड टू बी ए वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा, ये मुक्त मूलक है, इनको हिंदी में बोला जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ये फ्री होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए होते, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए बेताब होते हैं। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टडी ऑफ एयर पॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन प्लस H2O, 2OH डॉट जो शो कर रहा है फ्री रेडिकल है। द हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड its atmospheric concentration is so low that is it has been difficult to detect. It play a key role in a many reaction, including the oxidation of NO2 to a nitric acid and carbon monoxide to a carbon dioxide. Reaction आपका देख लो, हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड गिव्स HNO3, हाइड्रोक्सिल रेडिकल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल्स। फिर द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएट द ऑक्सीडेशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहीं से आपका पैन फॉर्मेशन का स्टार्टिंग, एंड मोस्ट ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। इट इज देयरफॉर अ क्रूशियल टू अ नेचुरल रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब देखो, आर यानी एल्किल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सिल रेडिकल एक एल्किल का मुक्त मूलक बनाता है, फ्री रेडिकल्स बनाता है, ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। एल्किल का जो हाइड्रोकार्बन्स का फ्री रेडिकल हुआ, ये बनाएगा आपका हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड का रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स RO2 जो होगा, फिर वो आपका R यानी ओ हाइड्रोकार्बन्स, फिर वो आपका जो हो गया वो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके RO, ये भी एक फ्री रेडिकल्स। फिर इसी तरीके से आप देखोगे कि आपका लास्ट में एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल निकल रहा है। फिर यही हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स इस साइड में देखो, वही चीज़ आपको इमेज में दिखेगी जो इमेज में मैंने दिखाया हुआ है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके, पहले आप रिएक्शन में ही देखो, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन का एक फ्री रेडिकल बनाता है। फिर यही HO2 फ्री रेडिकल्स NO के साथ रिएक्शन करके NO2 और OH बनाता है। फिर ये आपका जो बनाएगा लास्ट में एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड CH3CHO, CHO मीन्स एल्डिहाइड, O2 प्लस ओजो एंड CH3COO प्लस H2O। फिर आपका लास्ट में यही जो प्रोडक्ट मिला फ्री रेडिकल्स NO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, यही है आपका पैन। ऑटोमोबाइल इज द डोमिनेंट काज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, एकदम से ऑटोमोबाइल से ही होता है पैन का फॉर्मेशन। फोटोकेमिकल स्मॉग इज नोन टू अ काज अ मेनी अनोइंग रेस्पिरेटरी इफेक्ट सच एज कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एयरवेज कंस्ट्रक्शन, हेडेक, चेस्ट टाइटनेस एंड आई नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। इसके पहले वाली स्लाइड में भी था, क्या क्या इम्पैक्ट है, चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन अ प्यूपल, क्रैकिंग ऑफ रबर प्रोडक्ट, ओजोन के द्वारा भी होता है ये, डैमेज टू अ वेजिटेशन, ओजोन के द्वारा भी होता है। इट इज़ नॉट कॉज ऑफ द आई इरिटेशन, दैट इज आवर मोस्ट कॉमन कंप्लेंट अबाउट स्मोक। आई इरिटेशन इज कॉज्ड बाई द, आई इरिटेशन जो होता है कि आपका स्मोक के द्वारा नहीं होता, आई इरिटेशन इज कॉज्ड बाई द अदर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, प्रिंसिपली आप देखोगे फॉर्मेल्डिहाइड, पर ऑक्सी बेंजोनिल नाइट्रेट या पर ऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट एंड एक्रोलीन, इसके द्वारा आपका आई इरिटेशन होती है। फिर आपका आता है लंदन स्मॉग और लॉस एंजल्स स्मॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको समझना होगा, इससे भी आपको लोगों के अंदर ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। लंदन स्मॉग जो होता है आपका वो क्लासिकल स्मॉग, लॉस एंजलिस यानी फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, क्लासिकल स्मॉग इज़ ऑल्सो नोन एज अ सल्फरस स्मॉग, क्योंकि सल्फर का रोल होता है, और लंदन स्मॉग। Sulfurous smoke, which result from a high concentration of sulfur oxide in air, is caused by the use of sulfur-bearing fossil fuels, particularly coal. कोल में सल्फर का मात्रा होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होगा आपका? दिस टाइप ऑफ स्मॉग वाज ऑब्जर्व इन लॉस एंजलिस 1940 and hence named as a Los Angeles smog. It is formed when the air contain NO2, जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं इससे पहले, एंड हाइड्रोकार्बन and the mixture is exposed to sunlight. Sunlight जरूरी है. As the reaction take place in the presence of light to form the smog, it is called the photochemical smog. Okay, लंदन स्मॉग कंपोनेंट्स क्या हुए इसमें, और लंदन स्मॉग का हो या क्लासिकल स्मॉग, लॉस एंजलिस का हो या फोटोकेमिकल स्मॉग। लंदन में समझो ठंडा, ठंडे में जो होगा सल्फर, सल्फर जो होगा वो क्लासिकल होगा। इसमें आपका कोल और स्मोक हो गया, स्टैंगेंट एयर हो गया, ऑटो एग्जॉस्ट हो गया आपका लॉस एंजलिस में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स हो गया, सनलाइट हो गई। फिर इसकी केमिस्ट्री क्या है देख ही लो, आपको इसमें लिखा हुआ है, और उसके बगल की भी केमिस्ट्री हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लंदन स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग में कुछ डिफरेंसेस। लंदन स्मॉग जो था 1952 में था। दिस इज अ टाइप ऑफ स्मॉग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1943 इन लॉस एंजलिस। इट इन्वॉल्व स्मोक एंड फॉग। The word smog is a misnomer here as it does not involve any smoke or fog. ये लॉस एंजलिस स्मॉग के लिए है। It is formed due to the presence of sulfur dioxide and humidity in the air, which combine to form H2SO4 sulfuric fog, which deposit on the particulate. Therefore, London smog is also known as a sulfur smog. उसी तरीके से इसको भी फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है। NO2 अपर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओके, इट इज़ रिड्यूसिंग इन अ करेक्टर। कौन सा रिड्यूसिंग है? लंदन स्मॉग, इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोल सकते हैं। केमिकली इट रिड्यूस मिक्सचर एंड हेंस इट्स कॉल्ड अ रिड्यूसिंग स्मॉग। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ऑक्सीडाइज, इसमें देखो देखे हो ना, कहीं कहीं जगह मैक्सिमम जगह ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। It causes bronchial irritation problem in a lung. It causes irritation in an eye. It is formed in the month of winter, particularly in the morning hour when the temperature is low. टेम्परेचर ठंडा है तब इसके द्वारा लंदन स्मॉग होता है। इट इज़ फॉर्म इन द मंथ ऑफ समर ड्यूरिंग आफ्टरनून व्हेन देयर इज़ अ ब्राइट सनलाइट, सो दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस। लाइट होगी, सनलाइट होगी, सब कुछ बता चुके हैं इसके पहले वाले में। डिफरेंस जो था वो भी आप जान ही गए हो। फिर आता है आपका पार्टिकुलेट मैटर, रेंज फ्रॉम मॉलिकुलर क्लस्टर ऑफ 0.005 माइक्रोमीटर डायमीटर टू अ कोर्स पार्टिकल अप टू अबाउट 100 माइक्रोमीटर, रफली द साइज ऑफ द ह्यूमन हेयर। पार्टिकुलर मैटर स्मॉलर देन द 2.5 माइक्रोमीटर, इसको बोला जाएगा PM 2.5, आर रिफर टू एज अ फाइन पार्टिकल, वेयर एज अ दोस बिटवीन 2.5 माइक्रोमीटर एंड बिटवीन किसमें 2.5 to 10 बोला जाएगा PM 10। कोर्स पार्टिकल टेन टू सेटल, अब ऑब्वियस सी बात है, जितना वो मोटा होगा, बड़ा होगा, उसकी सेटल डाउन ज़्यादा होगी, वो जल्दी से नीचे की तरफ क्विकली बैठेगा। सो देयर इज स्पेशल इम्पैक्ट इज़ लिमिटेड, यानी फिर जब अपने सोर्स से जहाँ से निकला, अगर उसका साइज ज़्यादा है, वो वेट में है, बड़ा है तो वहीं बैठ जाएगा, हल्का है तो तैरते हुए दूर तक जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट से चलने वाली आंधियाँ कभी कभी तक बहुत दूर तक जाती हैं, अमेरिका तक भी पहुँची हुई हैं। वो मिडिल ईस्ट में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, हमें इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर हवा इस तरफ हो तो। फिर देखो ये जो आपका एक एक्सप्रेशन के थ्रू शो किया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स, दोनों को ड्रैग फोर्स को इक्वल कर दिया गया है। अब इसमें आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg इक्वल टू π/6 d3 रो जी, और 3 फिर उसके बाद हो गया आपका 3 पाई रो ईटा इंटू VT। V फिर इक्वल टू हो जाता है आपका d² रो जी डिवाइडेड बाई 18 वेयर क्या है m इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, d a particular diameter, rho is a particular density, n is the viscosity of air 0.0172 gram per meter is per second into second, v is equal settling velocity। इससे क्वेश्चन आते हैं या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल या कोई रिलेशन पूछ सकता है। pH are the formed when the carbon containing material are not, देखो ये सब PM के पार्ट ही हैं। pH जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, कैसे होता है? completely oxidized during combustion, they are released as a gases but quickly condense onto a particle of soot। soot particle जो छोटे छोटे पार्टिकल ब्लैक कलर के होते हैं,
Common source of pH include tobacco smoke, motor vehicle exhaust, the chara or the charcoal, broiled food, smoke from wood and coal combustion. काफ़ी लंबा देर तक बोलना पड़ रहा है. ओके, आप लोग पढ़िए ध्यान लगा के. फिर भी इम्पैक्ट ऑफ द पार्टिकुलेट ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपोजर टू सच पार्टिकल्स, इम्पैक्ट ऑफ अ पार्टिकुलेट ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पे होता है. प्री मेच्योर डेथ होगी, पीपल विद द हार्ट और लंग डिजीज़ होगी, नॉन फैटल हार्ट अटैक, इरेगुलर हार्ट बीट, एग्रीवेटेड अस्थमा, डिक्रीज लंग फंक्शन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिस्टम सच एज इरिटेशन ऑफ द एयर. ये तो ह्यूमन पे इम्पैक्ट हो गया. इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? विजिबिलिटी इम्पेयरमेंट, पीएम ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल्स धूल हो जाते हैं. मेकिंग लेक्स एंड स्ट्रीम एसिडिक, हो सकता है सूट पार्टिकल्स में आपके जो बनते हैं उसमें बहुत सारी एसिडिक चीज़ें डिपॉजिट हो जाएं. चेंजिंग द न्यूट्रिएंट बैलेंस इन अ कोस्टल वाटर एंड अ लार्ज रिवर बेसिन, ऑब्वियस सी बात है. डिप्लीटिंग द न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉइल, जब वो सेटल डाउन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करेंगे. डैमेजिंग सेंसिटिविटी फॉरेस्ट एंड फार्म क्रॉप्स, लीव्स के ऊपर बैठ जाते हैं, डस्ट हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस को भी ब्रेक करते हैं. अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू द एसिड रेन इफेक्ट. फिर आता है आपका वाटर. वाटर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द डाइपोलर नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स causes them the adhere to other surface easily, and the combination of a surface tension and adhesion lets water crawl up the side of the object. The capillary action is crucial to life. वाटर का जब नीचे की से ऊपर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ना, चाहे वो टॉवल थोड़ा सा पानी डुबा दो तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसी तरीके से जड़ों से होते हुए तनों में पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल, इट causes sap to rise in a tree, water to rise in a soil and food to move through the organism. The dipolar property also makes a water very effective solvent, since the water molecules tend to surround charged ion, effectively neutralize them. Okay. The saturated value of dissolved oxygen जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और एरिएशन के थ्रू जो वाटर में होती है. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, आप देखो किस तरीके से टेम्परेचर और सैलिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. DO 8 से 15 होना चाहिए. इससे कहीं कहीं 5 भी बताया गया फिश के लिए. उससे ज़्यादा कम होने पे वो कंटामिनेटेड पॉल्यूटेड वाटर पर ही बोला जाता है. ओके. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है DO का डाउन कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है. सैलिनिटी के बेसिस पे देख लीजिए. एल्टीट्यूड भी जैसे जैसे बढ़ती है, एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऊपर जो बॉडी होंगी वाटर की उसमें कमी पाया जाएगा. ओके. ऑक्सीजन सप्लाई टू अ रिवर सनलाइट के थ्रू होगी. ऑक्सीजन का डिफ्यूज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, और प्लांट के फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की वजह से भी क्या कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें इंक्रीज होते हैं, यानी जाते हैं. उसका सोर्सेस यही है. एज अ वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 फैक्टर कम्बाइन. अब देखो थर्मल जो पॉल्यूशन होता है उससे DO किस तरीके से कम होता है, इसको सिंपली वे में लिखा गया है. एज अ वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 फैक्टर कम्बाइन टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक लाइफ टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. ओके. द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट मेटाबॉलिक रेट होगा, यानी जो भी उनके काम करने की क्षमता उनकी बॉडी की ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएगी. जब ज़्यादा तेज़ बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है जो गर्मी बढ़ेगी तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है. ठंडे प्रदेशों में लोग बीर क्यों पड़ते हैं? उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहना चाहिए, अंदर की गर्मी बढ़ी रहनी चाहिए. गर्मी बढ़ेगी, काम ज़्यादा करेंगे तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे. द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट द मेटाबॉलिक रेट्स टेंड टू इंक्रीज विद द टेम्परेचर जनरली बाई अ फैक्टर ऑफ 2 for each 10 degree centigrade rises in a temperature. Okay. This causes an increase in the amount of oxygen required by organism. Causes वो जो बताया. At the same time the available of supplied of dissolved oxygen DO are reduced both because waste assimilation is quicker, drawing down DO at a faster rate, and because the amount of DO that a water can hold decreases with the temperature. जैसे बढ़ेगा उससे डाउन होगा. Thus a temperature increases, the demand of for oxygen goes up and the amount of DO available goes down. इसी तरीके से DO कम होता है. अब आ गया आपका पेस्टिसाइड में कई सारी चीज़ें हैं. 3 चीज़ें याद रखो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट. ऑर्गेनोक्लोरीन जो है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन. ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड इन जनरली आर वेरी हाईली टॉक्सिक टू इंसेक्ट, बट देयर इज एक्यूट ह्यूमन टॉक्सिसिटी इज रिलेटिवली लो. ह्यूमन टॉक्सिसिटी लो थी कंपेरिजन टू अदर, बट ये इनकी परसिस्टेंट ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट.
ऑर्गेनोक्लोरीन जो होती है वो लेस परसिस्टेंट होनी चाहिए, बायो मैग्नीफिकेशन का पावर इसमें कैपेसिटी नहीं होती, ये टॉपिक लेवल टू टॉपिक लेवल बायो मैग्नीफाई करती है, जिसका परसिस्टेंट ज़्यादा होगा वही तो मैग्नीफाई करेगी। तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है परसिस्टेंट ज़्यादा है, मैग्नीफाई ज़्यादा करती है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल उसका हो गया डीडीटी, मेटाक्लोर, क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रीन, डायल्ड्रीन एंड एल्ड्रीन। सिंपल वे में बता दे रहा हूँ, एक सरसरी निगाह से सुनो। ऑर्गेनोक्लोरीन कम टॉक्सिक, परसिस्टेंट ज़्यादा, बायो मैग्नीफाई करेगी। ऑर्गेनोफॉस्फेट कम कम क्या कहते हैं कि परसिस्टेंट यानी परसिस्टेंसी इसकी कम है, जल्दी से सॉल्यूबल डिग्रेड हो जाती है, बट क्या है ये टॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा है, सेम कार्बामेट की भी है, बट क्या कहते हैं, दे आर वेरी परसिस्टेंट, दे आर सॉल्यूबल इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट विच मीन दे इजिली एक्यूमुलेट इन अ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू में ऑर्गेनोक्लोरीन सॉल्यूबल है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट सच एज अ पैराथियन, मैराथियन, डायजियन, टेप यानी टेट्रा एथिल प्रोफॉस्फेट and dimethiot are effective against in a wide range of insect and they are not persistent. Much more acute toxicity in humans comparison to organochlorine, absorbed through the skin, lungs, gastrointestinal tract. So unless the proper precautions are taken, they are very hazardous to those who use them. Human exposed to excessive amount have shown in a range of systems including tremor, confusion, slurred speech, muscles twitching and the convulsions. Carbamate क्या है, carbamate is derived from the carbamic acid, short lived in environment, high human toxicity, example propaxar, carbaryl, aldeca. ओके, अब आपका एजेंट ऑरेंज जो है 2,4,5-T एंड 2,4,5-D क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड जो हो गया, ये आपको एजेंट ऑरेंज भी बोला जाता है, और ये आपका वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। फिर आपका एक मोस्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन इसको जो मोर साइंटिफिकली बोला जाता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सिंपल से सुनना, इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्यों, टू बायोलॉजिकली डिग्रेड द वेस्ट, बायोलॉजिकली डिग्रेड द वेस्ट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड किसको चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों चाहिए, बायोलॉजिकली डिग्रेड द वेस्ट। ये हो गया आपका बीओडी। BOD has a traditionally been the most important measure of the strength of organic pollution, and the amount of BOD reduction in a wastewater treatment plant is a key indicator of the process. एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस दिया गया है। एरोबिक में आप देखोगे ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, न्यू सेल्स, स्टेबल प्रोडक्ट इसमें हो गया आपके नाइट्रस फास्फेट और सल्फेट। फिर आपका आता है ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एनारोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंस में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, न्यू सेल, अनस्टेबल प्रोडक्ट H2S, NH3 और मीथेन। BOD किस तरीके से निकालोगे, 5 दिन पर निकाली जाती है। पहले आप एक वाटर सैंपल लाओगे, उसका फर्स्ट डे का आप DO निकालोगे विंकलर मेथड से। DO निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है वेक्लोमेथम सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ करते हुए DO इनिशियल DO फाइनल को भी उसके डाइल्यूशन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, यानी BOD 5 = DO इनिशियल माइनस DO फाइनल डिवाइडेड बाई डाइल्यूशन फैक्टर यानी P। ओके, BOD कितने टाइप की, 2, कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड, नाइट्रोजिनस ऑक्सीजन डिमांड। ओके, जो हम लोग निकालते हैं 5 दिन में वो कार्बोनेसियस होती है, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बाद में शुरू होती है, 5 दिन बाद इफेक्ट करती है, वो स्टार्ट होता है उसमें नाइट्रिफिकेशन वगैरह। देखो फिर BOD किस तरीके से निकालोगे, उसका वेस्ट वाटर में जो दिया जाता है और भी डाइल्यूशन फैक्टर से यूज़ करते हुए DO इनिशियल DO फाइनल माइनस BI एंड BF इनिशियल DO इन द सीडेड। अगर सीडेड वॉल्यूम दिया गया तो सीडेड वॉल्यूम में किस तरीके से आप निकालोगे, सीडेड आप किसी भी सैंपल को सीड करोगे तो इनिशियल DO इन द सीडेड डाइल्यूशन और फाइनल DO इन द सीडेड डाइल्यूशन, 1 - P यानी P यानी आपको डाइल्यूशन फैक्टर हो गया, सेम चीज़। फिर उसके बाद अब इसको आप केमिकल काइनेटिक के फॉर्म में देखोगे, आप रिएक्शन रेट के फॉर्म में, इफ वी LT रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड लेफ्ट, ऑक्सीजन डिमांड लेफ्ट मतलब एक बार निकालिए फिर आपको पता चले इतनी ऑक्सीजन डिमांड अभी बची हुई है आफ्टर T टाइम, देन अज्यूमिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस कैसे लिखोगे, DLT डिवाइडेड बाई DT, DT अपनी रेट हो गया, इतना टाइम पीरियड में इतना बचा है, इक्वल टू माइनस KT, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वेयर K इज़ द BOD रिएक्शन कॉन्स्टेंट पर टाइम, एक टाइम में, द सॉल्यूशन उसमें दिया गया। फिर LT = L0E की पावर माइनस KT, वेयर L0 जो हो रहा है
वो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इज़ अ अल्टीमेट कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड, अल्टीमेट एकदम लास्ट वाला. इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज द कार्बोनेसियस पोर्शन ऑफ द वेस्ट टू सिंपल carbon dioxide and water. Later we will see that there is an additional demand for oxygen associated with the oxidation of nitrogen compound. The ultimate carbonaceous oxygen demand is the sum of the amount of oxygen already consumed by the waste in the first T-day. T-day के बाद फर्स्ट T-day, फर्स्ट जो होगा यानी BOD 1 2 3 4 5 प्लस उसके बाद से स्टार्ट होता है नाइट्रोजिनस plus the amount of oxygen remaining to be consumed after T time, that is a L0 is equal to B0 dt plus LT. अब इसमें आप देख लीजिए ये जो फिगर में दिया गया है उसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इस तरीके से L0 यानी आपका अल्टीमेट कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड, उसी तरीके से एक टी पर्टिकुलर टाइम में LT इज इक्वल टू L0 ई के की पावर माइनस KT सॉरी हो गया वो BOD रिमेनिंग के लिए. और BOD यूटिलाइज जो करोगे आप उसके लिए BOD 5 के बाद से ही स्टार्ट होगा यानी इनिशियल कुछ काउंट के बाद. ओके तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखोगे, BOD T इज इक्वल टू L0 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 माइनस KT. 10 वाला बेस सही रहता है, L0 वाला, इसकी कैलकुलेशन आसानी हो जाती है. द ऑक्सीजन नीडेड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड. सिंपल सी बात है. द ऑक्सीजन नीडेड टू कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनस ऑक्सीजन डिमांड. NH3 अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, इसका NO2 2H+ हो गया. फिर यही नाइट्रोबैक्टर जो है इसको इसमें डिवाइड कर रहा है नाइट्राइट में. यही प्रोसेस होता है, यही यूज़ हो रहा है NBOD में, यही हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. अब आप देखो 1 2 3 नीचे की तरफ फिगर में देखो डेज दिया गया 5 10 15 20 ऑक्सीजन डिमांड कंज्यूम 5 दिन में. देखो ओवरऑल जो दिख रही है एकदम स्ट्रेट लाइन वो आपकी टोटल BOD हो गई. फिर उसके बाद 5 दिन तक जो आप कैलकुलेट करोगे जो कार्बन की होगी वो CBOD होगी. NBOD तो 7वें 8वें दिन स्टार्ट ही होता है. तो आप शुरू में अगर 5 दिन में कुछ कर रहे हो तो वो आपकी मानी जाएगी CBOD. आप जो BOD बोलते हो वो CBOD होती है. फिर उसके बाद NBOD होती है जो आपको निकालते हो. तो टोटल कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमीनिया नाइट्रोजन इन अ वेस्ट वाटर इज नोन एज अ टोटल जलडाल नाइट्रोजन यानी TKN. अल्टीमेट NBOD जो निकालोगे वो होती है आपकी 4.57 इंटू TKN टोटल जलडॉल नाइट्रोजन. फिर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड आ गया आपका, ये भी बचा था ना. थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज कंप्लीटली अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज अ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिंपल स्टोकियोमेट्रिक कंसिडरेशन दैट वी हैव डिस्कस इन आवर द फर्स्ट एंड सेकेंड स्लाइड. ओके याद होगा पहले ये दूसरी स्लाइड में डिस्कस किया था. The chemical oxygen demand is a measured quantity that does not depend either on the ability to microorganism degrade the waste or knowledge of the particular substance. वही बात हो गई. chemical oxygen demand is a measured quantity. जिस तरीके से उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म इसमें केमिकल का ऑक्सीजन होता है मेजर क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड आइदर ऑन द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पे नहीं टू डिग्रेड द वेस्ट और नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस. इन क्वेश्चन इन COD टेस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप इसको आइडेंटिफाई करना कौन सा होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक रेदर देन रिलाइंग ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डू द जॉब. द COD टेस्ट इज अ मच क्विकर देन BOD. ऑब्वियस ही बात है उसमें इतना टाइम लगता है, कुछ घंटों का खेल होता है. टेकिंग ओनली द मैटर ऑफ आवर्स, कुछ ही घंटों की बात होती है. फिर आपका आता है डीऑक्सीजनेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज एन at any point the river is assumed to be a proportional to the BOD. rate of deoxygenation KDT LTT. KT क्या है, द deoxygen rate constant यानी पर डे कितना हो रहा है. LT फिर से वही हो गया आपका द BOD रिमेनिंग. बात हुई LT जहाँ आएगा वही रहेगा. आफ्टर द वेस्ट इंटर अ रिवर मिलीग्राम पर लीटर उसका हो गया L0. इसका भी कैलकुलेशन आती है भैया, इस पर भी आती है, न्यूमेरिकल आ जाता है. L0 इक्वल टू QW LW. QW क्या है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वेस्ट वाटर. फ्लो होगा Q जो भी होगा फ्लो होगा वो वेस्ट वाटर का हो गया, वो रिवर का हो गया. अब तो LW जो हो गया आपका वो अल्टीमेट BOD ऑफ वेस्ट वाटर हो गई, वो हो गई रिवर की हो जाएगी आपकी. बस सिंपल सी बात है. इसी तरीके कैलकुलेशन करना है, इसी तरीके से ये DO का भी करना है. बस हो गया, सिंपल सी बात है. फिर आपका आता है जो थर्मल की बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है. क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको. इपिलिम्नियन सबसे ऊपर थोड़ा गर्म होगा और इसमें जो अप ड्राम
अब क्या कहते हैं कि अपवेलिंग जो होती है बाकी चीज़ों की, समुद्र में बाकी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें जो होगी प्रोसेस, पानी का गर्म होना, बाकी चीज़ें इक्विलिब्रियम होगी, फिर थर्मोक्लाइन होगी, फिर हाइपोलिब्रियम सबसे नीचे वाली चीज़ें होगी। अब उसमें देख सकते हो कि विंटर में और समर में कैसे डिफरेंस आ रहे हैं, उसमें डेप्थ में उसकी कैसे चेंजेस आ रहे हैं, डेप्थ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, विंटर में सीधा हो जा रहा है, फिर क्या कहते हैं समर में किस तरीके से स्लाइटली डाउन होते हुए वो थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम की साइज़ बढ़ जाती है, मतलब डेप्थ बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, डेप्थ बढ़ जाती है कंपेरिजन टू विंटर। फिर इक्विलिब्रियम हो गया आपका, थर्मोक्लाइन हो गया, हाइपोलिब्रियम हो गया। अब इसमें यूट्रॉफिक, और उसमें देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से नहीं चेंज हो रहा है, डेप्थ के अकॉर्डिंग फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका आता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स आर सिंथेटिक केमिकल दैट रेडिली वेपर एट अ रूम। ऑब्वियस सी बात है, वोलेटाइल है तो यानी स्थिर नहीं है, ये जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही। दिस इंक्लूड डिग्रीजिंग एजेंट, पेंट, थिनर, ग्लू, डाइज एंड सम पेस्टिसाइड। द रिप्रेजेंटेटिव केमिकल इंक्लूड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1,1,1 ट्राइक्लोरो ईथेन यानी TCA, ट्राइक्लोरोईथेन यानी TCE एंड विनाइल क्लोराइड। सेडिमेंटेशन, ये सब वेस्ट की चीज़ें हैं, वेस्ट वाटर की काम आती हैं, जैसे कि वो आपका वो भी था सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, बाकी चीज़ें। सेडिमेंटेशन अलाउइंग द वाटर टू सिट क्वाइटली इन एनीथिंग फ्रॉम अ जार टू अ रिजर्वायर, आर डिसेंडिंग द वाटर एंड देन यूजिंग द अनडिस्टर्ब्ड सरफेस ऑफन कंसिडरेबली इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी। इस तरीके से होता है। बेयोंसी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, फिर हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो हो गया आर, रो, VS, DP और माइक्रोमीटर, ये हो गए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये फार्मूला दिया हुआ है सेडिमेंटेशन का, किस तरीके से आप उसको इसकी क्या कहते हैं वो इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो कि ये माना जाता है। फिर आप कह सकते हो कि किस तरीके से उसका FG, FB और ये दोनों को कांस्टेंट कर दोगे, जैसे साइड में देखो इसके जस्ट बगल में, यानी FD = 3 पाई माइक्रो, फिर उसके बाद क्या हो गया कि VS और DP, फिर रिस्पेक्टिवली, फिर उसमें देखो कि FG आ गया और FB आ गया, फिर FG, FB और FD इन सबको आप इक्वल करोगे तो लास्ट में आपको जो इक्वेशन मिलेगा, मैं वही बता दे रहा हूँ, VS जो मिल रहा है आपको वेलोसिटी, वो हो गई आपकी G रो P इंटू रो D² डिवाइड बाई 18 माइक्रो। ये आपका हो जाता है सेडिमेंटेशन का फार्मूला, याद कर लो। थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन क्या है ये समझ लो बस। सेटल डाउन करना वेस्ट वाटर भी यूज होता है, स्टार्टिंग यूज होता है, बैठने के लिए होता है। वाटर पॉड स्क्वायर या सर्कुलर बेसिस पे होती है, या तो वो सर्कुलर बनाए जाएंगे या तो वो स्क्वायर से में बनाए जाएंगे। उसमें वो वाटर को रोक दिया जाता है, काफ़ी देर तक पड़े रहेंगे उसमें, कुछ घंटों तक, काफ़ी टाइम तक, ताकि जितने भी पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाएँ। उसके बावजूद भी कुछ फाइन पार्टिकल, कोलाइडल साइज के पार्टिकल होते हैं, वो नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए क्या होता है फिर अगला प्रोसेस, कोगुलेशन है, फ्लोकुलेशन। Coagulation is considered to be a chemical treatment process that is destabilize particle, makes the sticky and opposite to physical treatment operations such as the flocculation, sedimentation and filtration। sticky बात वही हो गई। यूजुअली क्या यूज करोगे आप, एलम, Al2SO4 thrice dot 18H2O all through the ferrous chloride and ferrous sulfate and other coagulants such as the polyelectrolyte can be used. Most of the aluminum ions, however, they react with alkalinity in a water bicarbonate to form the insoluble aluminum hydroxide। रिएक्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। इन अस इफ, अब देखो यही आपका फ्लोकुलेशन का भी प्रोसेस दिया होगा। रैपिड मिक्सर हो गया, उसमें गया, फिर पैडल के थ्रू उसका फ्लोकुलेटर हुआ, ये घुमा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर बेफेल्स लगे होते हैं उसमें गया, फिर ओवरफ्लो गया, सेडिमेंटेशन यहीं पे होते हैं इन सब के बाद, ये सब होता जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा। उसके बाद वहाँ से नीचे से भी उसमें बार्स चैनल होते हैं, ओवरफ्लोज के द्वारा भी होता है, उसको रिमूव करके सीधा सीधा पानी आपको अगले प्रोसेस के लिए अगले टैंक में छोड़ दिया जाता है। कोगुलेंट आर एडेड टू रॉ वाटर इन अ रैपिड एंड मिक्स कोगुलेशन टैंक दैट इज क्विकली रोटेटिंग इम्पेलर टू मिक्स द केमिकल्स। मिक्स करने के लिए होता है, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत तेज़ी से करोगे तो टूट जाएंगे, जब उसकी बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी, वो फ्लॉक हो ही नहीं पाएंगे, उनका फ्लॉकुलेशन होगा ही नहीं, वो टूटते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर होता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, डबल AS, हैवी मेटल के यूज़ होता है, सिंपल सा याद कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। जो इसका लाइट सोर्स हो गया, कॉलीमेटिंग लेंस हो गया, एटोमाइजर लेंस हो गया, मोनोक्रोमेटर हो गया, डिटेक्टर हो गया, ये बाकी चीज़ें छोड़ दो, बस इसमें टेम्परेचर दिया गया, इसमें एलिमेंट देख लो बस,
डबल एस जो होता है वो हैवी मेटल के लिए यूज़ होता है। फ्लेम फोटोमीटर जो होता है ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के लिए बेसिकली यूज होता है। इसी तरीके क्वेश्चन मैचिंग के लिए आते भी हैं। अब कुछ कलर देख लो, इसमें इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोटेशियम जो होता है 766 नैनोमीटर पे होता है, वायलेट कलर का। लिथियम जो हो गया रेड कलर का, कैल्शियम जो हो गया ऑरेंज कलर का, सोडियम जो हो गया येलो कलर का, बेरियम जो हो गया लाइम ग्रीन कलर का। एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं, इसको रीड कर लो, पढ़ लो, नोट कर लो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बताऊँ आपको। क्रोमेटोग्राफी भी टेक्निक्स हो गई आपकी। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका पूछता है रिटेंशन फैक्टर पे। रिटेंशन फैक्टर यही हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट है। अभी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में चली गई दूरी ही आपका रिटेंशन फैक्टर हो गया। आप देख लो 4/10 8/10 एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी समझ लो और इस तरीके से निकाल लेना। फिर उसके बाद आपकी जो टेक्निक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई। इसमें जो आपका स्टेशनरी फेड होता है वो होता है पेपर, मोबाइल फेस, लिक्विड फॉर्मेट, प्लानर, ये सब चीज़ें। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, HPLC हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। द इल्यूट क्या होता है? द इल्यूट इज़ अ मोबाइल फेस लिविंग द कॉलम। एलिमेंट क्या हो गया? एलिमेंट इज़ अ सॉल्वेंट दैट कैरीज द एनालाइट। एनालाइट जो आप एनालिस करते हो उसकी जो कंपोज सैंपल होता है। द क्या कहते हैं इलियोट्रॉफिक सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई, HPLC हो गई। इन सारी चीज़ों को आप ससरी निगाह से देख लेना। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, उसको भी जैसे XRD हो गया, XRF हो गया, UV विजिबल हो गया, बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया। इन सब चीज़ों को भी ससरी निगाह से, इनका एप्लीकेशन क्या है और किस लिए यूज होते हैं मोस्टली, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। हाफ लाइफ इतनी ही दी है, और भी चीज़ें जो आप क्वेश्चन देखोगे मिलेंगी उसमें आप देख लेना। जैसे रेडॉन का हो गया, आयोडीन का हो गया, पोलोनियम का हो गया, यूरेनियम का हो गया, इन सब चीज़ों की हाफ लाइफ ये रेडियो एक्टिव यानी रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं। फिर उसके बाद आर्सेनिक और कॉपर के बीच में कभी कभी डिफरेंस मतलब ये पूछता है कि कौन सा टॉक्सिक है कौन सा कम टॉक्सिक है। तो क्या कहते हैं क्रोमियम का जो हेक्सावेलेंट होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और आर्सेनिक का जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट आर्सेनिक कंपाउंड इज अ ट्राईहाइड्राइड, द हाईली टॉक्सिक फ्लेमेबल pyrophic arsine. This compound is generally regarded as a stable since at a room temperature it decomposes only slowly. Arsenic is known as arsenocosis. इसके द्वारा होता है when present in a drinking water, the most common species being a arsenate and arsenite. Okay, arsenate arsenite दो होते हैं। Hexavalent chromium is also called a chromium 6 is a hemotoxic, xenotoxic, carcinogenic. When hexavalent chromium enters the bloodstream, it damages blood cells by causing oxidation reaction. Oxidative damage can lead to the hemolysis and ultimately kidney liver failure. Patient might be treated via dialysis. ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी चीज़ें जो होती है लेड भी होता है, उसको भी देख लेना। काबर जो होता है, कापर, जिंक, बहुत सारी चीज़ें हैवी मेटल्स हैं, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेना। और कुछ छूटा हुआ हो तो उसको भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख के उसको डिस्कस कर लो, अपना समझ लो, और इसको भी अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। प्लस अब हम नेक्स्ट यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम लगे रहिए। थैंक यू।